हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हरिसिंह निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का कवि था। तो देखिए, अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो देखिए, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला एक कवि था, याद रखना है। और देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में एक इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और देखिए, कई बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 37। तो देखिए, जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं तो इनका हनन होने पर इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 37 के तहत। और देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इन्हें किस भाग में रखा गया है संविधान के? तो भाग 4 में रखा गया है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है, याद रखना है। और इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जा सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा दोनों। तो देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है, याद रखना है। और देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। और देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रवण बेलगोला में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्रवण बेलगोला चला गया था और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो देखिए, जो शक संवत है इसकी शुरुआत कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेजपाल ने। तो देखिए, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तेजपाल ने करवाया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। और देखिए, यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त आयोग। तो देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की समाप्ति या आवश्यकता पड़ने से पहले भी किया जा सकता है। देखिए, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार ही लागू की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंतरिक आपात स्थिति। तो देखिए, भारत में अभी तक सिर्फ 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जिसके बारे में आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ। तो देखिए, जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आंतरिक आपात की स्थिति में लगा था, ये अभी तक सिर्फ एक बार ही लगा है। जबकि 2 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था बाह्य आपात की स्थिति में लगा था। देखिए, जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आंतरिक आपात की स्थिति में, इसलिए किसने लगाया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में 21 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था आंतरिक आपात की स्थिति में। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। तो देखिए जो अवतल लेंस होते हैं ये बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, जिसमें कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, जो कि आभासी और सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो आपको याद रखना है जो अवतल लेंस पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो देखिए आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है ये किस कारण से बनता है? तो ये परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। देखिए इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है, यानी कि अगर शाम के समय दिखाई देगा तो पूर्व दिशा में, और सुबह के समय दिखाई देगा तो पश्चिम दिशा में। देखिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। आप देखिए 7 रंग कौन कौन से होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचक थैली कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइसोसोम। तो देखिए लाइसोसोम को कोशिका की पाचक थैली कहा जाता है, और देखिए लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या यानी कि आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। और देखिए लाइसोसोम की खोज 1955 में क्रिश्चियन रेने डी डुवे ने की थी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो लोक नृत्य है टिप्पानी किस राज्य का है? तो ये गुजरात राज्य का है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात राज्य का। और देखिए गुजरात राज्य के 2 और अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि गरबा और डांडिया, ये भी गुजरात राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो आपको तीनों याद रखने हैं, टिप्पानी भी गुजरात का और गरबा और डांडिया भी गुजरात का। और देखिए अगर आप जितने भी भारत के लोक नृत्य हैं अगर आप उनका एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कहोगे तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए भारत के कुल ऐसे 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 राज्य। आप देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए उत्तराखंड, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं, याद रखना है। निम्न में से किसमें संवहन प्रक्रिया होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव एवं गैस दोनों में। तो देखिए जो संवहन प्रक्रिया है ये द्रव तथा गैस दोनों में ही होती है। और देखिए बात करें ठोस की, तो ठोस में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें चालन प्रक्रिया होती है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, संवहन प्रक्रिया द्रव तथा गैस में और चालन प्रक्रिया ठोस में। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है, इसका मुख्यालय रोम यानी कि इटली की राजधानी रोम में स्थित है, याद रखना है। और देखिए इस संगठन की स्थापना 1945 को हुई थी। यहाँ पर हम बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, तो इन तीनों का मुख्यालय ही जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए बारदौली सत्याग्रह यह एक किसान आंदोलन था जो किसानों के लगान में वृद्धि करने के विरोध में चलाया गया था। तो ये हुआ था 1928 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1928। अब देखिए कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और देखिए इस बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और देखिए इस बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी थी? बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल 15 सदस्य देश होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15। अब देखिए इन 15 सदस्य देशों में से 5 तो स्थायी सदस्य देश होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अब देखिए 5 स्थायी कौन कौन से देश हैं? तो देखिए चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं। और देखिए जो इसके 10 अस्थायी सदस्य देश हैं वे 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, याद रखना है। और बात करें देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, याद रखना है।
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 जनवरी को। तो देखिए सूर्य 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे नज़दीक आता है, याद रखना है, जिसे कि उपसौर कहा जाता है। और देखिए बात करें कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे अधिकतम दूरी कब होती है, कि सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूर किस तिथि को जाता है, तो 4 जुलाई को जाता है, जिसे कि अपसौर कहते हैं। तो आपको दोनों याद रखने हैं, न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को जिसे उपसौर कहते हैं, और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को जिसे कि अपसौर कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो कहाँ पर है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजोस डेल सलाडो। आप देखिए कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना और चिली देशों की सीमाओं के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जेंटीना और चिली के मध्य है। अब देखिए इस विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है, तो 6893 मीटर है। और देखिए यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। चलिए आगे देखते हैं, मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इस युद्ध के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में, याद रखना है। निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल फजल ने। तो देखिए अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। देखिए अबुल फजल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। देखिए अबुल फजल ने इसकी आत्मकथा लिखी थी, तो उसका क्या नाम था, अकबर नामा था, याद रखना है। और देखिए अकबर नामा को ही आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।